नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान और धरती धोरारी के ब्रांड न्यू एपिसोड में मैं अनामिका अनंत आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस शो के ज़रिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे प्रदेश और देश विदेश की उन चुनिंदा हस्तियों से जिन्होंने अपने अपने कर्म क्षेत्र में एक बुलंद और सशक्त पहचान बनाई होती है। तो इसी के अंतर्गत आज हमारे साथ जो बेहद ख़ास मेहमान हैं उनसे मिलवाने से पहले मैं उनकी शान में जनाब आलोक श्रीवास्तव जी के 2 अशार अर्ज़ करना चाहूँगी कि तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक, हर वक्त फ़िज़ाओं में महसूस करोगे तुम, मैं प्यार की खुशबू हूँ, महकूँगा ज़मानों तक। तो जो हमारे आज के मेहमान हैं ये बेहद दिलचस्प शख्सियत हैं और इनके काम की खुशबू हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि समूचे देश और विदेश में भी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये अपने लिए कोई ख़ास काम नहीं कर रहे बल्कि उन लोक कलाकारों के लिए काम कर रहे हैं, उनके संवर्धन के लिए, उनके संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, आर्टिजन्स के लिए काम कर रहे हैं जो राजस्थान के दूर दराज के इलाकों में बसे हुए हैं। तो आइए मिल कर के स्वागत करते हैं उनका जो तमाम लोक कलाकारों के दिलों में बसते हैं। जाने माने संस्कृति कर्मी हैं और आर्ट एंड कल्चर के एक्सपर्ट हैं जनाब विनोद जोशी जी। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन अनामिका जी आपका और दूरदर्शन का कि आज अपने लोगों से अपने मन की बात, अपने अनुभवों को बांटने का अवसर मिला है। आपके बारे में इतना कुछ है पढ़ने को, समझने को, कहने को। यकीन मानिए हम कंफ्यूज हो रहे थे कि कहाँ से क्या शुरुआत की जाए, और जिस तरह से आपने अपना समूचा जीवन आर्ट एंड कल्चर के लिए डेडिकेट कर दिया, आप उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं। सर, मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि आप राजस्थान के धोरों में जन्मे वो चुनिंदा शख्स हैं जिन्होंने आर्ट एंड कल्चर के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। तो हर चीज़ की शुरुआत जो है अमूमन ऐसा कहा जाता है कि बचपन से होती है, लेकिन जिन विनोद जोशी को हम आज देख रहे हैं, आज उनको आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से हम पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो बचपन में कैसे थे? क्या शुरुआत से ही आर्ट एंड कल्चर के प्रति आपका झुकाव था? देखिए, मैं जिस जगह पैदा हुआ, मेरा गांव मोमासर है, शेखावाटी में, बीकानेर ज़िले में, श्रीडूंगर तहसील में। तो जो परिवार का काम है वो वहाँ की उस समय की एक स्थानीय जो दुकानें होती है गांव में, एक छोटे टाउन में, एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। और ये देखिए कि बस उसके कारण मुझे एक अनुभव हुआ, और वो अनुभव ऐसा था कि वहाँ उस समय बहुत सारे नोमैड्स जो ट्रेवल कर रहे होते वो दुकान में आते थे। बाल्दी आते, बंजारे आते, कालबेली आते। उनके जो रहना पहनावा, उनका खान पान, उनके जो चेहरों पे जो गोदना, कपड़े लते, उनके जो पूरा लवाजमा चलता, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। एक तो वो शुरू से मुझे अपनी तरफ खींचता रहा, अच्छा, अट्रैक्ट करता रहा जी। और दूसरा एक पक्ष मैंने संगीत में सिर्फ ये देखा कि जो मेरी माँ और मेरी जो दादी, वो बचपन से ही, मैं जब से समझ पड़ी, मैं उनको देखता कि वो प्रतिदिन कुछ सत्संग करती हैं। तो पड़ोस की महिलाएं, गांव की महिलाएं उनको इस 4 बजे से शाम को 5 बजे के बीच में नियमित वो किसी के घर में, किसी मंदिर में सत्संग होती, तो उसमें संगीत होता। उस समय वो मन में वैल्यू नहीं थी, लेकिन कहीं वो बीज मेरे मन में ज़रूर कुछ था कि, क्योंकि तब से आज तक मैं उन चीज़ों को अनुभूति में लेता हूँ, अंदर जीता हूँ। और मुझे लगता है कि उस मेरी पूरी जीवन यात्रा में वो पहला बीज था जिसने मेरे जीवन को बाद में शायद आगे वृक्ष बनने में मदद किया होगा। तो ये तो माता जी का रोल हुआ। पिताजी इससे इतर क्या करते थे? वो आपको क्या कहते थे, क्या करना है? देखिए कि उस समय पढ़े लिखो, कुछ सरकारी नौकरियां करो जी। और चूँकि सबके मन में होता है कि कुछ आगे आपको अगर गांव से शहर भेजा है तो कुछ बन के दिखाओ, तो उनके मन में भी था, पिताजी का ये आग्रह था, अच्छे इंसान बनो। लेकिन कहीं न कहीं मन में रहा होगा, क्योंकि मैं जब अपने विषय में आगे जब पढ़ाई करने, मुझे एक शोध करना पड़ा जी। और मैं जब कालबेलिया पे शोध करने वापस गांव और ढानियों में जाने लगा, तो उनको लगा कि, उन्होंने पूछा ये क्या पढ़ाई है? ये तो गांव में जब तुम
यहाँ 5वीं 6वीं में थे तब भी देखते थे। अब जब तुमको हमने बाहर भेज दिया है, तुम यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हो जयपुर, तो कुछ नहीं सोचा कि कुछ हम बैंक में जाएं, कुछ बड़ा काम करें, और तुम इन कालबेलियों के छोटे छोटे ठिकानों में जा रहे हो। हमको समझ में नहीं आता कि ये कौन सी पढ़ाई है। तो एक समय बाद शायद उनको, जब वो थे तब उनको बहुत अनुभूति हुई, और उनके रहते रहते कुछ लोक कलाकारों के साथ काम करते हुए ऐसे अवसर आए कि उनको अच्छा लगा कि मैं जो कुछ आज कर रहा हूँ वो निश्चित रूप से राजस्थान के लोक संस्कृति और कलाओं के लिए जो भी मेरा योगदान है वो उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया, उन्होंने अप्रिशिएट किया। क्या बात है। तो लेकिन बचपन जब आपका मोमासर में गुजरा, और अर्ली एजुकेशन की अगर बात करें तो वो भी वहीं पर हुई, उसके बाद आप जयपुर आ गए। इस दौरान शायद आपको एक मेंटोर भी मिले थे जिन्होंने आपसे कुछ कहा था, और फिर वही शायद लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जब आपको लगा कि मुझे लोक कला के प्रति जुड़ना है, मतलब इसके प्रति समर्पित होना है, इससे जुड़ के कुछ करना है। हाँ, मैं जब सरदार सर में था तब मुझे वो एक अवसर मिला, क्योंकि मैं वहाँ अंग्रेजी में थोड़ा कमज़ोर था। मैं उनसे ट्यूशन पढ़ने गया। वो प्रोफेसर गोदारा थे और वो SBD गवर्नमेंट कॉलेज में थे। तो एक समय उन्होंने कहा 15 दिन जाने के बाद कि हम 60 बच्चे थे, लेकिन मेरे को घर बुला के कहा कि देखो बेटा, अगर तुम्हारे पिताजी को कुछ पैसे की बहुत आवश्यकता नहीं है अभी कमाने की, तो तुम क्यों अभी उनके पास दुकान जाना चाहते हो? तुम थोड़ा जयपुर पढ़ने जाओ, थोड़ी दुनिया को देखो, कुछ अच्छा, शायद कुछ अच्छा करो। एक बार जयपुर जाके यूनिवर्सिटी जैसी इंस्टीट्यूट में पढ़ के आओगे तो तुम्हारा होराइजन थोड़ा डेवलप होगा, थोड़ा और बेहतर दुनिया को समझोगे और फिर और बेहतर दुकान चलाओगे। मुझे लगता है कि वो एक टर्निंग पढ़ोगे और बेहतर दुकान चलाओगे। जी। उस समय उनका ऐसा था। और वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था कि मैं सरदार सर से जयपुर आया तो वापस मोमासर जाने के लिए था, लेकिन एक बार जयपुर आने के बाद फिर मोमासर जाना नहीं हुआ। सिर्फ फिर अब दूसरे काम के लिए जाता हूँ, स्थायी निवास के लिए नहीं जाना होता। जी, तो आपकी जो जर्नी रही है विनोद जी, वो बहुत ही दिलचस्प रही है, रोचक रही है, और आपने लोक कलाकारों के लिए बहुत सारा काम किया। सब विस्तार में आपसे जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ एक जाने माने लोक कलाकार जुड़ रहे हैं। विख्यात खड़ताल वादक हैं श्री भूंगर खान मंगणियार साहब, जो विनोद जोशी के काफ़ी करीब भी रहे हैं। आइए सुनते हैं वो आपके बारे में क्या कहते हैं। मैं भूंगर खान मंगणियार, तालुका गांव शिव बाड़मेर का निवासी हूँ। मुझे राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का मुख्य अवार्ड व केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी के युवा अवार्ड से सम्मानित हूँ। मुझे विनोद जोशी जी का आशीर्वाद सन 2000 में जयपुर विरासत फाउंडेशन में मिला। के बाद विनोद जोशी जी ने लोक कला के प्रोत्साहन के लिए विभिन्न काम किए, जैसे बुजुर्ग कलाकार को पेंशन, बाढ़ प्रभावित कलाकारों को मकान, नई पीढ़ी के आगे लाने के लिए विशेष प्रयास, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ कोलैबोरेशन, कोरोना में लोक कलाकारों के लिए एक मसीहा बनकर आगे आए, कई बड़े बड़े फेस्टिवल करवाकर हजारों लोक कलाकारों को एक ही मंच पर प्रस्तुति परिचय कराया। ऐसा पहला कला प्रेमी, विशेषज्ञ व मसीहा जो हर सुख दुख में कलाकारों का सारथी बनकर, चाहे कोई भी आपत्ति में रात को 12 बजे किसी वक्त कॉल करे, मदद के लिए तैयार। मेरी जानकारी में कलाकारों के लिए एक भगवान रूप व अवतार है विनोद जोशी। तो आपने देखा हमारे साथ थे भूंगर खान मंगणियार साहब, और विनोद जोशी जी के लिए जो खूबसूरत शब्द उन्होंने कहे। उन्होंने कहा कि विनोद जोशी जी लोक कलाकारों के लिए भगवान के समान है, मसीहा के समान है, और किसी भी वक्त इन्हें फ़ोन करें तो ये कतई झिझकते नहीं हैं, फ़ोन ज़रूर उठाते हैं और हर तरह से उन्हें हेल्प भी करते हैं। विनोद जी, आपने सुना भूंगर खान साहब अकेले ऐसे लोक कलाकार तो नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके काफ़ी करीब हैं, और जब इस तरह की बातें अपने बारे में सुनने को मिलती हैं तो थोड़ी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि बहुत कुछ करना भी बाकी है। निश्चित जिम्मेदारी का बोध है, और ये तो कलाकारों का अपना स्नेह है, उनका अपना दृष्टिकोण है काम को देखने का, उसका मूल्यांकन करने का। लेकिन ये निश्चित है कि अभी काम शुरू किया है, 20 साल हुए हैं, और
हर पल जितना और समय बीत रहा है ऐसे लग रहा है कि हम अभी बहुत कुछ करना बाकी रह गया है जी। क्योंकि जितना इनके आप नज़दीक जाओ, संगीत, लोक संगीत की जितनी विधाओं को, कलाकारों को, उनको आप देखना शुरू करें, उनके साथ बैठना शुरू करते हैं तो एक लेयर निकलती है। आपको लगता है कि अब ये चीज़ बाकी है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है 10%। तो मुझे लगता है कि भुंगर अपने तरफ से जो कुछ कहें, अपनी जिम्मेदारी तो अभी बहुत ज़्यादा है और इन सब का साथ रहेगा। और अगर ढंग से हम समझते रहेंगे और ये समझाते रहेंगे तो और बेहतर काम कर पाएंगे। क्या खूब बात है। इतने टैलेंटेड लोक कलाकार और उनका हाथ थामने वाले आप अपने आप में बेहद प्रतिभाशाली विनोद जी। मैं उस पल के बारे में आपसे जानना चाहूँगी जब ये थॉट दिमाग में कंसीव हुआ। जैसा आपने कहा कि अभी 20-25 साल से तकरीबन आप इस काम से जुड़े हुए हैं, लोक कला के संवर्धन से। ये थॉट जब आया होगा, एक टर्निंग पॉइंट, जैसे आपने पहले भी बताया आपके मेंटोर थे, उन्होंने कहा कि कालबेलिया जो हैं उनके तरफ जाओ, उनसे बात करो, मिलो। सोशल एंथ्रोपोलॉजी में आपने मास्टर्स डिग्री ली थी। उस दौरान आप मिलने गए, गाँव में, ढाणियों में आप जाते थे और इस कम्युनिटी को पास से समझने की कोशिश करते थे। वो पढ़ाई का टाइम था, लेकिन वास्तविक में वो पल कब आया जब आपको लगा कि मुझे सच में इनके लिए कुछ करना है, राजस्थान की जो लोक कलाएं हैं इनके संवर्धन के लिए, प्रमोशन के लिए मुझे ग्राउंड पे जाकर के कुछ करना है? अब अनामिका जी, बहुत ही सही बात तो ये है कि ये तब तक नहीं आया था जब बहुत ही लाइक माइंडेड लोगों ने, मैं जयपुर पे काम कर रहा था और एक ट्रस्ट बनने की तब शुरुआत थी जिसको जयपुर विरासत फाउंडेशन हम कहते हैं। तो 2001 में ये सोचा कि जो जयपुर का हिस्टोरिकल जो फैब्रिक है हेरिटेज का, जिसमें लैंग्वेज है, बिल्ट हेरिटेज है, म्यूज़िक है, ट्रेडिशंस है, फूड है, लैंग्वेजेस है, इन सब में अब बहुत बदलाव आ रहा है। तो जो जयपुर विरासत फाउंडेशन के मूल प्रणेता थे, अब जो स्वर्गीय श्री जॉन सिंह जी, मैडम फेथ, विक्रम गोलछा जी, विक्रम लाल आयसर ट्रैक्टर वाले, मालविका सिंह जी सेमिनार वाले, बसंत खेतान जी, डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी, इन्होंने मिलके एक संकल्प किया कि हम जयपुर के लोगों का पार्टिसिपेशन करते हुए जो जयपुर की कोर चीज़ें हेरिटेज फैब्रिक है उसको रखेंगे और वो लोगों तक कहें कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। इसी बीच में उनको जब ये हुआ कि कुछ आपको काम करना होगा तो कुछ लोगों को लाना होगा, तो उनकी एडवाइजरी बोर्ड में श्री रमेश थानवी जी थे जी। और रमेश जी ने उनको कहा कि मैं एक ऐसे यंग आदमी को, उस समय मैं जवान था अभी भी है निस्संदेह तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसने मास्टर्स किया है और उसका मन हमेशा कम्युनिटी के साथ काम करने का। वो इसी समय यूएनडीपी के किसी जनसाला प्रोजेक्ट में जयपुर स्लम्स में महिलाओं के, गर्ल्स के उत्थान के लिए, एम्पावरमेंट के लिए कुछ काम कर रहा है। क्या बात। और वो जब उन्होंने मुझे मिलवाया तब मैं सिर्फ जयपुर की हेरिटेज पे, तो मैं जयपुर की गालीबाजी, जयपुर का कथक, जयपुर का ध्रुपद, जयपुर का तमाशा, जयपुर की परंपराओं पे कुछ काम सोच रहा था। और मैं उनका स्ट्रीट डॉक्यूमेंटेशन की, जयपुर शहर की हिस्ट्री क्या है, लोग क्या है, किताबी नहीं, लेकिन वो श्रुति पे आधारित जो ग्राउंड पे लोग क्या सोचते हैं जयपुर को, तो मैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन करता, गलियों में जाता, 15-15 दिन एक एक गली में कौन महान लोग हैं, यहाँ कौन शिल्पकार था, कौन कहानीकार, कौन संगीतकार, कौन कितने लोगों से वैद्य थे, कौन संस्कृत स्कॉलर थे, ये मैं सब डॉक्यूमेंट किया अपनी समझ बनाने के लिए। तब नया ऑफिस होता था, नए कोई आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट था कि आपका वो ये करना है। सिर्फ आप सुबह उठे, मोटरसाइकिल पे टिफ़िन लिया, घरवाली ने बना के दिया और आप दिन भर गलियों में घूमना करना। शुरुआती दौर में ये भी लगता था, लोग देखते थे कि क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी से निकला तो पैंट शर्ट पहनता था और बैग ले लेता था, तो लोग देखते तो वो घर में घुसते ही कहते नहीं हमको कुछ नहीं खरीदना, कुछ नहीं। अच्छा। तमाम चैलेंजेस आते गए, लेकिन ये कुछ ईश्वरीय कृपा थी, गुरुओं की कृपा थी कि मन में उन हर बार जब जिस दिन कोई बड़ा चैलेंज आया तो मन में उससे अगले दिन और बेहतर करने का रहा। और धीरे धीरे मुझे लगा कि जब आप सकारात्मक होते हैं, आपसे कुछ ईश्वर को काम करवाना होता है तो राह निकल जाती है। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि वो रास्ता खुलता गया। और 2002 में एक फेस्टिवल किया, तब तक मैं जयपुर में काम करता था, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं लोक कलाकारों के साथ काम करूंगा जी। उस कार्यक्रम को देख के हमारे ट्रस्टी बोले कि ये जो कार्यक्रम आज लोक कलाकारों को अल्बर्ट हॉल पे हुआ,
इसमें वही लोग तो चरी कर रहे हैं, वही घूमर कर रहे हैं, वही कालबेलिया कर रहे हैं। तो एक जाति का जो काम है, जो मूल काम है, उसको एक ही ग्रुप 6 कलाकारों का काम खराब कर रहे हैं। ऐसा ही काम अगर होता रहा तो कलाएं लुप्त हो जाएगी। तो हम तो अभी तक सिर्फ बिल्ट हेरिटेज का काम कर रहे थे जी। जयपुर पे कर रहे थे, ये तो अब राजस्थान में होना चाहिए। और वो टर्निंग पॉइंट था। और जब ये तय किया कि राजस्थान में होना चाहिए, तो मेरे को ट्रस्ट ने कहा कि ये जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। और मुझे तब, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, ऐसे लगा कि मुझे ये अब नौकरी से गुड बाय कहना चाहते हैं। क्योंकि इससे पहले मुझे पता ही नहीं था। तो मैं देखा कि अब मैं उनको बोला, मैं कभी लोक कलाकारों से मिला नहीं। राजस्थान में कहाँ जाऊँगा, कितना बड़ा जियोग्राफिकल एरिया है, किससे मिलूंगा मैं। उन्होंने कहा कि जब आप जयपुर आए थे तो आपको किसी ने बताया था क्या कि किससे मिलोगे? आप एकदम नए थे, आप शेखावाटी के हो, आपने सब कुछ किया। जैसा आपने ये फॉर्मेट किया, हमको ये विश्वास है कि आप राजस्थान के गांव, ढाणी और हर रीजन में करोगे। मुझे शुरू में शक हुआ और मुझे लगा कि ये तो उसके एक एडवाइज़र थे वहाँ, और वो अहमदाबाद के थे, और वो हेरिटेज सेल के हेरिटेज वॉक बनाने आए थे, देवाशीष नायक जी। उन्होंने मेरे को कहा कि नहीं, बहुत सीरियस बात है, सबका मानना है कि आपकी योग्यता है। और वो एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ से मेरे को ये जिम्मेदारी दी। तब मेरे को खुद पे विश्वास नहीं था, उस जिम्मेदारी ने मेरे को बाद में विश्वास जगाया और मैं निकल पड़ा जयपुर से बाहर। और जब आप निकल पड़े तो आपकी जर्नी टिल डेट अगर हम देखें, कम से कम 35-40 जो हैं आपने म्यूज़िकल फेस्टिवल्स भी करवाए हैं, 10,000 से ज़्यादा आर्टिस्ट्स को आपने मौका दिया है विनोद जी। उन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और आपकी तारीफ़ में एक ख़ास शख्सियत है हमारे साथ जो कुछ कहना चाहती हैं। जैसा आपने कहा कि आपको सपोर्ट भी मिला, तो स्पेशली राजस्थान टूरिज़्म भी हर कदम आपके साथ रहा है। दर्शकों, आपको बता देते हैं कि धरती धोरारी में आज हमसे मुखातिब हैं जाने माने संस्कृति कर्मी, कला विशेषज्ञ, कला मर्मज्ञ विनोद जोशी जी। और इनके लिए राजस्थान टूरिज़्म से डॉक्टर पुनीता सिंह मैडम हैं हमारे साथ, जॉइंट डायरेक्टर हैं। एक ख़ास संदेश है उनका विनोद जी के लिए, आइए सुनते हैं। पिछले कुछ वर्षों से आप जाजन फाउंडेशन के जरिए अपनी इस कला तपस्या को अनवरत जारी रखे हैं। पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार के लिए आपने पिछले कुछ सालों में G20 रणकपुर और सिटी पैलेस जयपुर में कार्यक्रम की प्रस्तुति करवाई। फर्स्ट हवा महल स्ट्रीट फेस्टिवल भी आपके क्यूरेशन के तहत ही पूरा हुआ, बहुत सुंदर तरीके से। ऐसी ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार में कल्चरल शो बहुत सुंदर आपने तैयार करवाया था। मौलासर उत्सव के अद्भुत आयोजन के साथ आप गांव की संस्कृति को बहुत नायाब तरीके से शोकेस करते हुए शहर के लोगों को गांव की ओर लेकर जाते हैं। लास्ट ईयर इवन आई हैड अ वेरी गुड एनरिचिंग एक्सपीरियंस इन पर्सन एक्सपीरियंस। मैं खुद गई थी, बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। राज्य की लोक कला एवं संस्कृति पर आपकी बहुत गहरी पकड़ है। विशेष रूप से जो लुप्त होती हुई कलाएं हैं, कलाकार हैं, उन्हें गांव के किसी सुदूर कोने से ढूंढ के लाना और उसे एक मंच प्रदान करना, इतने सुंदर तरीके से उसकी प्रस्तुति करवाना, यह काम वे बेहद सहजता से पूरा करते हैं। और श्रोताओं में इसीलिए और कलाकारों दोनों में ही ये इसीलिए लोकप्रिय है। किसी भी संस्कृति में जीवन धरोहर को सहेजना, उसे आगे बढ़ाना और उसे आम जन जीवन तक पहुंचाना एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। और विनोद जी इस कार्य को बहुत निपुणता से करते हैं। एक और तो लोक कलाकारों को मंच प्रदान होता है, दूसरी ओर जो श्रोतागण है वो ऐसे कार्यक्रमों को बहुत पसंद करते हैं। आवर बेस्ट विशेस टू विनोद जी, हिज फैमिली एंड हिज एंटायर टीम। थैंक यू। सो स्वीट ऑफ हर। डॉक्टर पुनीता सिंह जी हमारे साथ थी, जॉइंट डायरेक्टर राजस्थान टूरिज्म, और विनोद जोशी जी के लिए उनके गुड विशेस हैं। और साथ ही जो उन्होंने कमाल की बात कही कि एक्सटिंक्ट होती, विलुप्त होती कलाओं का संवर्धन करना, उन्हें प्रमोट करना, उन्हें बढ़ावा देना, ऐसा काम तो विनोद जी ही कर सकते हैं। सर, यहाँ पर मोमासर उत्सव का जिक्र ज़रूर करना चाहेंगे। मोमासर से तो आपका
जन्म का रिश्ता भी है और पुनीता सिंह मैम ने भी मोमासर उत्सव की काफ़ी तारीफ़ की। दूर दराज के इलाकों से कलाकारों को ढूंढ के लाना, उन्हें एक मंच देना, और ये बड़ा ही रंग रंगीला कार्यक्रम होता है। वाइब्रेंट कलर्स हम राजस्थान के उसमें देखते हैं, तमाम तरह के लोग भी बड़े खुश होते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। पर जब इसकी शुरुआत हुई होगी सर, तो काफ़ी पैदल भी चलना पड़ता होगा, दूर दराज ढाणियों में जाना पड़ता होगा, लोगों का भी सपोर्ट मिलता था? हाँ, देखिए कि सारे जो फेस्टिवल है, आप देखिए, आयोजन करना शहरों में, जयपुर जैसे शहरों में या जो भी बड़े शहर है, उनमें करना बहुत ईजी है। आपको सारे साधन संसाधन, आपको फाइनेंस, आपको मीडिया, हर तरीके का सहयोग मिलता है। लेकिन मेरा अपना ये तजुर्बा रहा कि लोक संस्कृति का जो उद्गम है वो कहीं गांव ढाणियों देहात में, जहाँ पैदल चलो, आप धोरों को पार करो, तब आपको कोई सरोवर दिखता है, तब आपको कोई कलाकार का क्लस्टर गांव दिखता है। और सारे शहरी चीज़ें आ जाने से मुझे लगा कि जो कलाएं जहाँ उपजती है, पनपती है, पल्लवित पुष्पित होती है, वहाँ तो कोई देखता ही नहीं है। राइट। आज गांव में कुछ देखता ही नहीं है, तो वो टीवी की तरफ जा रहे हैं, आज वो जा रहे हैं, कल उन कलाकारों के बच्चे जाएंगे। एक समय ये तो जो नई जनरेशन है वो आएगी कैसे? तो जब मैं जोधपुर रिफ करता था, मैं जयपुर हेरिटेज इंटरनेशनल फेस्टिवल करता, तो मुझे अपना आप एक्सपीरियंस हुआ। और 2014 में मैंने ये सोचा कि 11 में मोमासर को धीरे छोटा एक नाइट का फेस्टिवल शुरू किया। 14 में मैं जोधपुर रिफ से रिटायर हुआ, जो मेहरानगढ़ फोर्ट में होता, बहुत नामी फेस्टिवल। और एक मन में टीम के साथ सपना लिया, हमारे ट्रस्ट के साथ, ट्रस्टीज़ का सहयोग, उनका ब्लेसिंग और साथ, और फिर जाके हमने मोमासर शुरू किया। और मोमासर इसलिए शुरू नहीं किया कि वो मेरा जन्मभूमि थी, लेकिन उसके आसपास मैंने 10 फेस्टिवल कर चुका था। मैं शेखावाटी में, पाबूसर में किए, लूंच में किए, सिकराली गांव में किए। और मोमासर के लोग तब उन गांवों में देखने आते थे परिवारों के साथ। तो मेरे ट्रस्ट में आके बोले ट्रस्टी से कि ये मोमासर का है, आप मोमासर में सारी फैसिलिटी है, यहाँ रुकने का साधन नहीं, महिलाएं रात को जाती है, बच्चे जाते हैं, खाने पीने की चीज़ें नहीं, लू नहीं। तब उन्होंने कहा कि भाई मोमासर में कर देंगे, लेकिन आप क्या करोगे? उन्होंने कहा सारी ओनरशिप हम ले लेंगे। और वो एक सबसे बड़ा पॉइंट था, टर्निंग उस तरीके का, कि आज हिंदुस्तान में मोमासर फेस्टिवल ऐसा पहला फेस्टिवल होगा, लोक उत्सव, जिसकी पूरी 95% 90% तक की फाइनेंस है वो गांव के लोग। अगर 50 लाख रुपए होते तो 40-45 लाख रुपए गांव के लोग देते हैं। क्या खूबसूरत बात है। इससे उसकी सस्टेनेबिलिटी है, ओनरशिप है, गांव के लोग चीफ गेस्ट बुलाते हैं, वो ऐसे आवभगत करते हैं कि जैसे उनके अपने घर का कार्यक्रम है। और ये एक बड़ी सफलता मानते हैं। और वहाँ ऐसे कलाकारों को बुलाते हैं जिनके लिए राजस्थान विख्यात है, जिनका काम हम खोज के लाते हैं, और जो ज़्यादा फेमस नहीं है, और जो बी और सी लेवल के जो यंग जनरेशन हैं। तो एक पुराने अनुभवी यंग और बच्चों का एक मिश्रण है, जिससे वो एक लर्निंग स्पेस बन जाए, और एक ऐसी कंटिन्यूएशन में परंपरा है लोक संगीत की, वो आगे बढ़े। चूँकि वो हमने अपने कंसेप्चुलाइज किया है, सब कुछ हम हैंडल कर सकते हैं, डिसीजन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आज 11 साल हुए और उसको खूब सफलता मिली। देश विदेश के लोक कलाकार आने लगे, दुनिया के कलाकार आने लगे, और उसको खूब पॉपुलर हुआ। अब जगह कम पड़ने लगी है, इतने लोग आने लगे हैं, कहाँ रुकें, क्या खाएं, कहाँ गाड़ियाँ, साधन, छोटा विलेज, प्रयास कर रहे हैं जी। और हर साल लोगों को एक्चुअली इंतज़ार भी रहता है मोमासर उत्सव का। विनोद जी, एक काम और जो है मुझे लगता है वो बहुत नेक काम है। जैसे आजकल म्यूज़िक का अर्बनाइजेशन हो गया है, कमर्शलाइजेशन हो गया है, तमाम तरह के गाने, रैप सॉन्ग, पॉप सॉन्ग्स हम सुनते हैं। ऐसे में ऑथेंटिक म्यूज़िक जो है, हमारा स्वदेशी म्यूज़िक जो है राजस्थान का, उसको बचा करके रखना। और जैसा आपने कहा कि अगर उनके यंग बच्चों को अभी नहीं सिखाया जाएगा तो शायद धीरे धीरे ये कलाएं विलुप्त भी हो जाएं। तो ऐसे में इनके संवर्धन की जो आप कोशिश कर रहे हैं, जो आप मूर्त रूप से उसे रूप भी दे रहे हैं, इसमें किस तरह के चैलेंजेस आते हैं? क्या ये बच्चे आसानी से मान जाते हैं कि हमें इस विरासत को आगे ले जाना है? देखिए, थोड़ा अब मुश्किल होता जा रहा है। आप देखेंगे कि जो उन्हीं के परिजन हैं, जो उन्हीं के कम्युनिटी के लोग हैं, वो अब बॉलीवुड में बहुत छा गए। जी बिल्कुल। आज उनकी लाइफस्टाइल देखिए, उनके गीत देखिए, उनके
जिसको फैन फॉलोइंग्स देखिए, ग्लैमर और चकाचौंध है तो उधर। उसके पीछे एक यंग एस्पिरेशंस है, वो भी जाना चाहते हैं कि मैं भी ऐसी बड़ी गाड़ी में बड़े एक्टर के साथ, बड़े गायक के साथ मैं गाऊं जी। लेकिन सब वैसा नहीं बन सकते, और शास्त्रीय या बॉलीवुड संगीत का एक स्पेस है, एक दो लोग जा सकते हैं, लेकिन जिन समाज के हजारों लोगों की आजीविका 500 सालों से उस पर निर्भर है, आधारित है, उनको अपनी ताकत भी पहचाननी है। तो उसके लिए जो हम प्रयास करते हैं, कुछ कैंप लगाते हैं, हम फेस्टिवल में उनको आगे बढ़ाते हैं, हम जब अवसर आते हैं कोई इवेंट में उनको बुलाते हैं, करते हैं, एक मान सम्मान होता है, वो अखबार टीवी में आपके ज़रिए सब जब आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा उनको लगने लगता है कि हाँ हमारी चीज़ का वैल्यू है, क्योंकि हर चीज़ के कदरदान हैं। तो हम जब ऑथेंटिक लोक संगीत को लेके आते हैं, उनके चाहना वाले लोग भी वहाँ आते हैं और वो खूब कहते हैं कि ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना, हम उस फेस्टिवल में गए, वहाँ गए, हमने दुनिया में वहाँ गए, लेकिन ये संगीत तो इतना यूनिक है। तो थोड़ा पुष्ट होता है। तो अच्छे श्रोता होना और अच्छे श्रोताओं को आपको जोड़ना और अच्छे ग्राउंड वाले कलाकार को, जिनको लोक कलाकार कहते हैं, उनको लाना, उनको एक जगह कर देने से आप कुछ चीज़ें हल कर सकते हैं। चैलेंजिंग है, यहाँ उनको फाइनेंशियल गेन भी होता है, ये बताना भी ज़रूरी है। निश्चित होता है। अगर आज आप रखोगे, क्योंकि उनके पुरखों के पास 300 प्रकार के गीत हैं। बॉलीवुड में अब जो गा रहे हैं उन्हीं के समाज के, वो 15 गीत से 20 साल निकाल दिए, लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं जी। लेकिन अगली पीढ़ी में 15 गाने श्रुति पे आधारित नहीं रहेंगे, तो 7 हो जाएंगे। लेकिन अगर वो अपनी जजमानी प्रथा के साथ साथ ये भी करते रहेंगे तो उनके 50, 60, 70 हर रेंज के गाने होंगे, शादी के, विवाह के, बचपन के, बेटी की विदाई के, सुख के, दुख के, तीज के, त्योहार के, हवा के, पानी के, झूले के, तो हर मौके के। तो ये उनको थोड़ा प्राइड फील करते हैं कि अरे वाह, ये बात तो सत्य है। तो धीरे धीरे उनके पास बैठ के उनके साथ काम करते हुए, रेसिप्रोकल है, हम उनसे बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं। जब उनसे संवाद करते हैं, अवसर मिलता है, तो वो भी समझने का प्रयास करते हैं। और ये दो पक्ष ऐसा है कि उससे उम्मीद जगती है कि नहीं, भविष्य में वो भी ये समझेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है। तो विनोद जी, इतने म्यूज़िकल फेस्टिवल्स आपने किए हैं, म्यूज़िकल कोलैबोरेशंस भी करवाए हैं आपने, और आपके काम को काफ़ी क्लोजली आपके एक अजीज़ मित्र ने देखा है, एक्सटेंसिवली कवर किया है। हम बात कर रहे हैं वेटरन जर्नलिस्ट नारायण बारेठ जी की। तो दर्शकों, आपको बता दें कि विनोद जी के अजीज़ मित्र हैं नारायण बारेठ जी, काफ़ी सीनियर वेटरन पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, और म्यूज़िकल शोज़ वो देखते भी रहे हैं, और कदरदान हैं, फ़ैन नंबर 1 विनोद जोशी जी के। तो नारायण बारेठ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद जी के लिए क्या संदेश है, आइए सुनते हैं। इंस्पायर करते हैं मुझे हमेशा। विनोद जोशी जी में राजस्थान की कला संस्कृति के प्रति एक तड़फ है, एक बेचैनी है। वो अपने आप में एक आंदोलन, एक तहरीक और अभियान भी है। उनसे मिलना राजस्थान के मंदिर, देवालयों, खानकाह, इबादतगाहों की यात्रा करना है। उनके कई कार्यक्रम ऐसे हैं जो हमें हमारे अतीत से रूबरू कराते हैं, जैसे सोल कनेक्ट। उसके ज़रिए उन्होंने राजस्थान की विरासत को सामने रखा, जयपुर में विरासत को लेकर उत्सव किया। हमारी पीढ़ियों को पता लगता है कि हमारा अतीत क्या था, हमारा जो बीता हुआ कल कैसा था। उन्होंने मोमासर में एक उत्सव को खड़ा किया जहाँ सालाना तौर पे देश भर से मुख्तलिफ कलाकार, कला के कदरदान और तलबगार इकट्ठे होते हैं, कलाकारों की दाद देते हैं। राजस्थान में ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिनका कोई संपर्क और सूत्र नहीं है, उनको मंच और मकाम देते हैं। इस तरह से वो एक किताब की तरह, जिसके हर पन्ने पे राजस्थान की कला, संस्कृति, यहाँ के फ़न तामीर, यहाँ का लिबास, इसके संस्कृति के रंग दर्ज हैं, उनकी आवाज़ दर्ज है, उनके आयाम और अंदाज दर्ज है। उनसे मिलना एक किताब को पढ़ना है, वो एक रिपोजिटरी है, और जो काम वो कर रहे हैं वो भारत की भावी पीढ़ियों के लिए बहुत ही संग्रह करने लायक काम होगा। वो एक कला के प्रवक्ता भी हैं, उसके तर्जुमान है, उसकी रहनुमाई भी करते हैं और सब कलाकारों को जोड़े रखते हैं। एक कलाकार उनमें राजस्थान की झलक देखता है, वो हर कलाकार में राजस्थान की कला संस्कृति के अतीत का अक्स देखते हैं। इस तरह की उनकी पर्सनालिटी है। तो हमारे साथ थे नारायण बारेठ जी, वेटरन जर्नलिस्ट और विनोद जोशी जी के अजीज़ मित्र। और विनोद जी, नारायण जी तो आपके सारे म्यूज़िकल शोज़ को काफ़ी क्लोजली देखते भी रहे हैं और उत्सवों में आना भी नहीं भूलते हैं।
आपके जो तमाम उत्सव होते हैं उसमें म्यूज़िकल कोलैबोरेशंस भी होते रहे हैं, अलग अलग म्यूज़िकल जॉनरा जो है उसके आर्टिस्ट आते हैं देश और विदेश से भी। तो कोई ख़ास प्रसंग, कोई ख़ास इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? देश दुनिया के लोग आते हैं। मैं एक संदर्भ ये करना चाहता हूँ कि अगर आप जैसे यूके के एक बहुत बड़े ड्रमर जी, आर्टिस्ट पीट लोकेट, बहुत नाम उनका जी, पीट लॉकेट जी, वो एक बार राजस्थान उन्होंने कहा कि मेरा बहुत मन है, और जयपुर विरासत फाउंडेशन ने उनको बुलाया। बहुत नामी, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजाना और बहुत परफेक्ट म्यूजिशियन। तो उनका ऐसा रुझान था कि जो फेमस म्यूजिक होता है जो हम सब जानते हैं, क्या सिर्फ आप वहाँ चलेंगे? तो जब मैं उनसे मीटिंग करने लगा, मैं उनको कुछ शेखावाटी की ग्रुप सिंगिंग डांस ट्रेडिशंस के बारे में बताने लगा कि वहाँ जो बाबूजी के मांटे होते हैं क्ले पॉट, फिर जो होली पे जो वहाँ का चंग नृत्य होता है मेल का रबस्ट जी, और मैंने उनको डेरू जो वहाँ की गोगा जी की और माता जी की एक ट्रेडिशंस है लोक देवी देवताओं की, कैसे सांप काटते हैं, कैसे मतलब सांप काटने के बाद वो जो जब जहर चढ़ता है और उसको नींद आने लगती है जो सफरर है, कैसे म्यूजिक में डेरू ढोल ये ह्यूज होते हैं, क्या एक साउंड क्रिएट होता है, ऐसे लगता है कि आपके रोंगटे बूझ हो जाते हो जी। जब ये पूरी कथा मैं नरेट कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मुझे सबसे पहले जो मैंने प्लान ए बनाया वो अब नहीं करना है, मैं आपके साथ वहाँ शेखावाटी में पहले चलना चाहता हूँ। अरे वाह। और वो गांव-गांव मेरे साथ शेखावाटी में गए, और ये शायद राजस्थान के लोक इतिहास में, लोक संस्कृति में पहला काम होगा कि वो 15 से 17 लोक कलाकारों को सिलेक्ट किया, और उसमें चंग, डेरू, मांटे, इन कलाकारों को लेके एक बहुत बड़ा शो डिज़ाइन किया। खुद वो उसके क्यूरेटर थे, और वो बाद में लखनऊ में, तो हम हिंदुस्तान में किया, एक मुंबई में किया, लेकिन उसके बाद हम इन तमाम कलाकारों को, जिनकी कभी कल्पना नहीं कर सकते, लंदन के साउथ बैंक सेंटर पे गए, 2 बड़े शोज़ हुए, और बहुत वर्ल्ड में उसको रिकग्नाइज़ किया उस काम को। तो एक राह खुली कि आप सिर्फ एक दृष्टिकोण से नहीं देख सकते, अगर आप थोड़ा अपना अनुभव किसी भी दुनिया के कितने भी बड़े तजुर्बेकार म्यूजिशियन के साथ बांटते हैं और उसको थोड़ा ढंग से आप बताते हैं, तो वो भी चाहता है कि कुछ नई चीज़ें, नए कलाकार और चैलेंजिंग काम को लें। ये इजी नहीं है, क्योंकि बाकी कुछ जातियां वो आपके संगीत को बहुत, दुनिया की किसी भी ब्लूज, जैज, सबके साथ, हमारे लंगा, मांगनियार, ये कालबेलिया, ये ऐसी जातियां जो संगीत जिनके रग रग में है। बिल्कुल, हमको इन पे गर्व है, इन्होंने हमको सब कुछ दिया है, नाम, जस, जो भी राजस्थान को फेम, उसके कारण पीट लोकेट आए होंगे। लेकिन पीट लोकेट को ये भी पता होना चाहिए कि इसके अलावा भी राजस्थान में बहुत कुछ है। ये जिम्मेदारी हम जैसे लोगों की है, तब हम सही मायने में राजस्थान की जो लोक संगीत की जो अलग अलग परंपराएं अलग अलग रीजन में हैं राजस्थान के, उनको दिखा सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं, और दुनिया में कुछ महत्वपूर्ण मैसेज दे सकते हैं कि राजस्थान क्यों समृद्ध है लोक संगीत की परंपराओं से। क्या बात है विनोद जी। और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं राजस्थान की लोक कलाओं के लिए, लोक कलाकारों के लिए, आर्टिजन्स के लिए, वो तो काबिल तारीफ़ है। और हम बार बार अपने दर्शकों को यही बता रहे हैं कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज जाने माने संस्कृति कर्मी, लोक कला विशेषज्ञ विनोद जोशी जी हमारे साथ हैं। लोक कलाओं के एनसाइक्लोपीडिया हैं। यहाँ तक कि ये होता है कि देश विदेश से जो मेहमान आते हैं, अगर उन्हें लोक कलाओं के बारे में, राजस्थान की लोक कलाओं के बारे में कुछ जानना होता है, तो वो बेझिझक विनोद साहब से ही संपर्क करते हैं। तो आपकी जान पहचान के एक ख़ास शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, और वो भी बेहद प्रख्यात आर्टिस्ट हैं। मध्य प्रदेश से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मशहूर कबीर भजन गायक पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानिया जी। और विनोद जी के बारे में आपका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जो जन होवे जोहरी तो रतन लेगा बिलगाए। जमीनी स्तर के ऊपर कला, संस्कृति और संगीत के उन हीरे और जवाहरातों को चुन करके पूरी कायनात के लिए, पूरी जनमानस के लिए रखने का जो अद्भुत काम किया है, ऐसे जोहरी श्री विनोद जोशी ने जो काम किया है वो अद्भुत है। इनकी सरलता, इनकी लगन और परिश्रम को
हम बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं जिन्होंने उन हीरों को उन कला के संरक्षकों को जनमानस के बीच में रखा। और संगीत एक ऐसी साधना है जो इंसान को उन गीतों के मार्फत संत बना देती है। ऐसे संत को भी हमारी ओर से बहुत बहुत साधुवाद। तो प्रहलाद सिंह टिपानिया जी हमारे साथ में थे और विनोद जी के बारे में वंस अगेन गुड विशेस और खूबसूरत बातें। विनोद जी, मनोबल तो बढ़ता ही है इन सब चीज़ों से। तो अब फाइनली आपके परिवार को लगने लगा है कि आप जो काम कर रहे हैं वो बेहतरीन है। ऑन अ लाइटर नोट। परिवार अब एक घर से निकला था, मोमासर से जी, और एक ख़ानदान, एक जाति, एक समाज बोलते थे। मुझे लगता है कि राजस्थान के गांव-गांव में जहाँ जहाँ कलाकार हैं, परिवार का दायरा बढ़ गया है, परिवार के लोग बढ़ गए हैं। अब वो एक सीमित दायरे में, अपना ही घर बार सिर्फ अपना नहीं है। मुझे लगता है कि राजस्थान और जहाँ पूरे लोग कलाकार, हाँ, आपका परिवार, तो वो परिवार हो गया। मैं खुशकिस्मत हूँ इस बात को लेकर। मुझे बहुत खुशी है कि अब राजस्थान या कहीं भी जाना हो तो एक रेफरेंस कलाकार दिखता है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी रीजन में जा रहे हैं, कुछ बाहर भी जा रहे हैं, तो ऐसे लगता है वहाँ तो वो है ना हमारे। तो वो ऐसा परिवार है। तो खुशकिस्मत मानता हूँ अपने आप को कि तो ये लोक कलाकारों के साथ जो आपका जो तालमेल है, जो रैपो है, वो भी कमाल का है। वो अपने दिल की सारी बातें भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। परिवार होता है तो होना ही चाहिए। सुख दुख की बात है जी। और जब तक आप उनकी इन बातों को सुने नहीं, समझे नहीं। मेरा अप्रोच भी रहा, जब से मैं काम करता हूँ, ये परिवार में बच्चे कितने हैं, क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई, घर में सुख दुख, किसी के पासपोर्ट में किसी को बीमारी है, तो जयपुर के अनेक जो स्नेह रखने वाले डॉक्टर्स हैं, वीज़ा बनाने वाले, पासपोर्ट बनाने, उनको जो टेक्निकल इश्यूज आते हैं, वो उनके परिवार के एक साथी के नाते, सदस्य के नाते, दोस्त के नाते, उनको सीखने का एक छात्र के नाते हमेशा तैयार रहते हैं, हेल्प करने का प्रयास करते हैं। और इस बीच में जब आप ऐसे काम करते हो अपने परिवार मान के, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। वो जो सीख है उसी के माध्यम से ये काम करने का थोड़ा प्रयास है। क्या बात है। तो परिवार की बात हो रही है, सुख दुख शेयर करने की बात हो रही है, और आपकी बैकबोन, आपकी फैमिली की बैकबोन भी कुछ है ही जिसके बारे में आप बात भी करना चाहेंगे। लेकिन आपके लिए एक सरप्राइज़ है विनोद जी, क्योंकि आपके परिवार से कोई बेहद ख़ास, बेहद करीबी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो आपके लिए कुछ ख़ास संदेश देना चाहती हैं। आइए सुनते। जब हमारी शादी हुई थी तो ये एक एनजीओ में काम करते थे। तब पता नहीं था कि लोग कलाकारों पे इतना अच्छा काम करेंगे। इन्होंने खूब मेहनत करी, गांव ढाड़ियों में गए, लोग कलाकारों की प्रतिभा को पहचाना और उनको एक मान सम्मान मंच मिला, देश विदेश जाने का मौका मिला। और कलाकारों के प्रति इनका एक ऐसा आत्मीय भाव होता है कि कलाकारों के दुख सुख इनके ही हैं। कलाकारों ने भी इनको एक प्रेम और मान सम्मान दिया, बड़े भाई की तरह। इन्होंने जयपुर में भी खूब काम किया, हेरिटेज वॉक शुरू करी, फूड वॉक किया, हवा महल फेस्टिवल किया, जोधपुर रिफ, मोमासर उत्सव और कई रीजनल फेस्टिवल किए। अब कहीं आयोजन में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप भाग्यशाली हो कि विनोद जी बहुत अच्छा काम करते हैं कोमलदा के बाद में। तो ये सुन के अच्छा लगता है कि राजस्थान के लिए और हमारे परिवार के लिए गौरव की बात। तो विनोद जोशी जी की धर्मपत्नी सिद्धि जोशी जी हमारे साथ थी, और वंस अगेन सर के लिए अच्छी अच्छी बातें। सर, समय थोड़ा कम है, बातें तो आपके साथ बहुत सारी करनी हो, जितना आपका काम है वो तो शायद 4-5 घंटों के एपिसोड में भी हम समेट नहीं पाएंगे। जो कलाकार आगे आना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, या जो बच्चे लोक कला के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? बस अपने पे, अपनी कला पे विश्वास रखना है, और जो पुरखों के पास जो कला है, क्योंकि ये सारी राजस्थान की लोक कलाएं श्रुति पे आधारित है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो ट्रांसफ़र होती है, हस्तगत होती है, वो ओरली होती है, कहीं लिखित में नहीं है। पढ़ाई के जरिए आप ये नहीं ला सकते जी। तो जितना प्रयास वो अपने पुरखों के पास बैठ के उनसे सीखने का है, क्योंकि इतना बड़ा रेपटवा है, इतना बड़ा स्किल है। कमाईचा सीखने में 20 साल, एक निष्णात बड़ा कलाकार बनने, एक सारंगी वाला,
कितनी विधाएं हैं जिनको संगीत के वाद्य बनते कैसे, ये भी नॉलेज उनको होता है, ये बाजार में नहीं मिलती है। तो मुझे लगता है कि एक इकोसिस्टम डेवलप हो, जहाँ ट्रेनिंग की जरूरत हो वहाँ ट्रेनिंग, उनको पढ़ाई भी होनी चाहिए, उनको सीखना भी ज़रूरी है, उनको अपने वाद्यों की, उनको गीतों की, उनकी परंपराओं की, अपने जजमानों के भी निरंतर जाएं, अपने संगीत की, क्योंकि अलग अलग संगीत के अलग अलग आयाम हैं, तो ज़रूरी है कि वो हर जगह जाएं, वो लर्न करें, तब उनका जो एक समृद्ध एस्पेक्ट है वो हमारे सामने रहेगा। क्या बात है। और विनोद जी, इन कलाकारों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उन्हें प्लेटफॉर्म देने के लिए तो आप हैं ही। फिलहाल आप धरती धुरारी के मंच पर आए, हमसे अपने अनुभव साझा किए और लोक कलाकारों के बारे में हमें इतना विस्तार से आपने बताया, समझाया। हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं सर, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दूरदर्शन का, आपने भी बहुत सुंदर ढंग से सब कुछ करवाया है, धन्यवाद अनामिका। थैंक यू सो मच सर। और लोक कलाकारों की तमाम दुआएं विनोद जी के साथ हैं, और हम जैसे जो लोक कला प्रेमी हैं, इनकी दुआएं भी विनोद जी के साथ हैं। इसी तरह ये बेहतरीन काम करते रहें। इन्हीं तमाम दुआओं के साथ आज के शो से हम भी लेंगे आपसे इजाज़त। फिलहाल धरती धुरारी में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना, हम सबका चहेता DD राजस्थान। नमस्कार।